कल की क्लास में हमने वर्गीकरण को कंप्लीट कर लिया था समझकर, ठीक है। आज हम लिखना शुरू करते हैं वर्गीकरण को। कोई डाउट तो है नहीं है वर्गीकरण से रिलेटेड? कोई डाउट हो पूछ सकते हो। क्या पढ़ा था हमने वर्गीकरण में? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं? टैक्सोनॉमी, है ना, टैक्सोनॉमी। तो लिख सकते हैं, इसमें हेडिंग डाल लीजिए वर्गीकरण। अब कल हमने इसको अच्छी तरह से समझ लिया था तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। वर्गीकरण, तो इसमें लिख लीजिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी कहलाती है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी कहलाती है, ठीक है। लिख लीजिए वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस, वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस को वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या लिखा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं टैक्सोनॉमी कहलाती है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कैरोलस लीनियस, ठीक है, लिख लें। वर्गीकरण की निम्न, ठीक है, वर्गीकरण की निम्न 7 इकाइयां हैं। 7 वर्गीकरण की निम्न 7 इकाइयां हैं, ठीक है। पहला जाति, ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे स्पीसीज, ठीक है। दूसरा वंश, कहेंगे जीनस, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर, वर्ग, ठीक है, क्लास, ठीक है, संघ, फाइलम, ठीक है, जगत, किंगडम, ये सभी को याद होना चाहिए कि जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। तो कभी कभी इनकी इंग्लिश दे दी जाती है, जाति न लिख के स्पीसीज दे देंगे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, है ना। जगत न दे के किंगडम दे देंगे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। ठीक है, तो लिख गए सभी का इतना। तो वर्गीकरण की कितनी इकाइयां हैं? 7।
अब लिख लें वन लाइन फैक्ट के रूप में, वन लाइन फैक्ट के रूप में लिख लीजिए वर्गीकरण की, ठीक है, वर्गीकरण की ऐसा लिख लें सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी, और लिख करके लिख सकते हैं आधारीय, और लिख करके लिख सकते हैं निम्नतम, निम्नतम, ठीक है, चाहे सबसे छोटी पूछ लें, चाहे आधारी पूछ लें, चाहे निम्नतम। इकाई को जाति कहते हैं, इकाई को जाति कहते हैं, जाति कहते हैं, ठीक है। तो आपका 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, तो भी आंसर जाति आएगा, आधारी इकाई तो भी आंसर जाति आएगा, निम्नतम इकाई तो भी जाति या स्पीशीज, है ना। अब लिख लीजिए अगली लाइन में वर्गीकरण की सबसे बड़ी, है ना, इसी प्रकार से वर्गीकरण की सबसे बड़ी, और लिख करके लिख सकते हैं उच्चतम, उच्चतम इकाई को, उच्चतम इकाई को क्या कहेंगे, जगत, जगत या किंगडम, जगत कहते हैं, जगत कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कोई भी परीक्षा हो आपका, जितना भी कठिन आए, यहाँ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हमें पहले तो इनका क्रम देखना है कि कैसा होता है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है। अब कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वर्गीकरण को पूछ लेते हैं, जैसा कि कल हमने पढ़ा था, है ना। तो लिख सकते हैं अगली लाइन से थियोफ्रैट्स, इन्होंने केवल पौधों के वर्गीकरण किया था, है ना। थियोफ्रैट्स, कौन है थियोफ्रैट्स, फादर ऑफ बॉटनी, है ना। तो लिख लीजिए थियोफ्रैट्स जिन्हें, एक शब्द और लिख लें, थियोफ्रैट्स जिन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, थियोफ्रैट्स जिन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम पौधों को निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया, निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया, निम्न 3 वर्गों में वर्गीकृत किया, ठीक है। पहला शाक, दूसरा झाड़ी और तीसरा वृक्ष, शाक या हर्ब्स, श्रब्स, ठीक है, और ट्रीज, शाक, झाड़ी, वृक्ष। तो पूछ लेते हैं शाक, झाड़ी, वृक्ष के रूप में वर्गीकरण को किसने दिया था। तो हम देखते हैं थियोफ्रैट्स ने। थियोफ्रैट्स कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के जनक, पिता जनक जो भी आ जाए। अब लिख लें एक एक लाइन में, शाक क्या है, झाड़ी क्या है, वृक्ष क्या है ना। तो पहली हेडिंग बना सकते हैं शाक, इसमें लिख लीजिए यह मध्यम आकार के पौधे हैं, यह मध्यम आकार के पौधे हैं। इनका तना, स्टेम, इनका तना हरा होता है, हरा होता है और इनमें लकड़ी की मात्रा नहीं पाई जाती है। इनका तना हरा होता है और इनमें लकड़ी की मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी नॉन वुडी होते हैं, है ना, और इनमें लकड़ी की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यदि आ जाए कि कौन से ऐसे पौधे हैं 3 वर्ग में जिनमें लकड़ी की मात्रा नहीं पाई जाती, नॉन वुडी होते हैं, नॉन काष्ठी होते हैं, तो हम देखते हैं क्या हो जाएंगे, शाक। लिख सकते हैं जैसे सब्जियां, जितनी भी सब्जियां आती हैं
तो हम देखते हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगी, इसी के अंतर्गत, है ना। अब हम देखते हैं कुछ भी, अमरवेल, है ना, जितनी भी फसलें, गेहूं वगैरह, ये सब किसके आ जाएंगे, गेहूं, अनाज, ये सभी शाक में आ जाएंगी। मटर, ये सब शाक में, लिख सकते हैं गेहूं, अनाज, मटर, ये सब शाक में। जितनी भी घासें होती हैं, घासें भी किस में आ जाएंगी, शाक में। गेहूं, अनाज, मटर, है ना। कल हमने पढ़ा था जैसे अपवाद स्वरूप पपीता, केला, ये भी शाक में आ जाएगा क्योंकि इनका डंठल हरा होता है, इसमें लकड़ी की मात्रा नहीं होती है। हाँ, पपीता, केला इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब लिख लें झाड़ी, हेडिंग बना लें झाड़ी। झाड़ी, श्रब्स, तो इसमें लिख लें यह शाक की अपेक्षा बड़े होते हैं, यह शाक की अपेक्षा बड़े होते हैं, इनमें लकड़ी की मात्रा पाई जाती है, इनमें लकड़ी की मात्रा पाई जाती है, किंतु फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है। इनमें लकड़ी की मात्रा पाई जाती है किंतु फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है, किंतु फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है, फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, लिख सकते हैं करौंदा, ठीक है, गुलाब, ठीक है, अनार, अनार, गुलमोहर, गुड़हल, है ना, गुड़हल की बात करें, गुड़हल, है ना, नींबू, यानी जितने कटीले पौधे होते हैं, लकड़ी तो होती है, ऊपर से शाखाएं निकली होती हैं, है ना, लेकिन हम देखते हैं इनसे फर्नीचर नहीं बनाया जा सकता, ये सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, कटीले पौधे जो होते हैं, शाखाएं निकली होती हैं, लेकिन फर्नीचर बनाने में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अब लिख लें वृक्ष, वृक्ष, तो इसमें लिख लीजिए यह काष्ठीय पौधे होते हैं, काष्ठीय, बूढ़ी जिसे कहें, काष्ठीय पौधे होते हैं, ठीक है, जो झाड़ी की अपेक्षा बड़े होते हैं, जो झाड़ी की अपेक्षा बड़े होते हैं, झाड़ी की अपेक्षा बड़े होते हैं, इनसे फर्नीचर बनाया जा सकता है। ठीक है, इनसे फर्नीचर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ठीक है, लिख सकते हैं आम, ठीक है, बरगद, पीपल, नीम, जितने भी होते हैं, है ना, नीम, यूकेलिप्टस, हाँ बिल्कुल, सागौन, साल, है ना, ये सब आ जाएंगे। यूकेलिप्टस, यदि आ जाए वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा आवृतबीजी पौधा है एंजियोस्पर्मी, तो यूकेलिप्टस, है ना। आवृतबीजी मीन्स होता है जितने हमारे आसपास पौधे पाए जाते हैं, जड़, तना, पत्ती व्यक्त होते हैं, ढके रहते हैं, है ना। जितने मरुस्थल में पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्मी। यदि आ जाए वनस्पति जगत का सबसे बड़ा, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है, नग्न बीजी पौधा है, या जिम्नोस्पर्मी हैं, तो फिर लिखेंगे सिकोया। तो फिर कौन सा आता है, सिकोया। ये मरुस्थल में, मरुभूमि में पाया जाता है। ठीक है, दो पौधे आते हैं हमेशा, चाहे एनवायरमेंट की बात करें चाहे साइंस की, ऐसा आ जाएगा। यदि क्वेश्चन दिया गया वनस्पति जगत का सबसे बड़ा ऊंचा आवृत बीजी, तो आवृत बीजी में आपका यूकेलिप्टस आ जाएगा,
आवृतबीजी, ये इसी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा अनावृत बीजी, अनावृत बीजी तो हम देखते हैं इसी को कहेंगे जिम्नोस्पर्म। इसी को नग्न बीजी बोल देते हैं। तो सिकोया है ना, दो प्रकार से पूछते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूकेलिप्टस है आवृत बीजी, जबकि अनावृत बीजी लिखा है तो सिकोया लिखेंगे। किसी पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है यूकेलिप्टस को। क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि पानी, जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर लेता है, जिससे हम देखते हैं आसपास की फसल जो होती है पनप नहीं पाती है, जो पोषक तत्व होते हैं। अब यही सब्जी सभी जगह हमारे आसपास देखते हैं ना, खेतों में जंगलों में उगाते हैं ना यूकेलिप्टस। इसकी जो लकड़ी होती है तो इससे फर्नीचर बनाया जाता है। ठीक है, तो यदि आ जाए क्वेश्चन कि शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में पौधों को किसने वर्गीकृत किया था? थियोफ्रेट्स ने। एक और हमने कल पढ़ा था, अरस्तु के बारे में पढ़ा था ना, तो लिख लीजिए, अगला पॉइंट बना लें। अरस्तु ने जंतुओं को, इन्होंने जंतुओं के बारे में, अरस्तु ने जंतुओं को निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत किया। ठीक है, निम्न दो वर्गों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से थे? तो पहला हम पढ़ते हैं एनाइमा। ठीक है, एनाइमा। ठीक है, और एक दिया था इनैमा। तो पूछ लेते हैं एनाइमा और इनैमा के रूप में किसने वर्गीकृत किया था? कल पढ़ा था हमने। तो यदि सरल क्वेश्चन आएगा तो जीवों को एनाइमा और एनाइमा के रूप में किसने वर्गीकृत किया था? अरस्तु ने। अब सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण उन्हीं ने दिया था, तो यदि वर्गीकरण का पिता कह सकते हैं तो अरस्तु को, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण की बात करेंगे तो हम देखते हैं फिर बाद में कह सकते हैं कैरोलस लिनियस को। तो इन्होंने क्या किया था एनाइमा और इनैमा में? तो एनाइमा क्या है? ऐसे जंतु जिनमें हम देखते हैं लाल रक्त नहीं पाया जाता है, यानी जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं तो इनको रख दिया गया इसके अंतर्गत। इनैमा ऐसे जंतु जिनमें हम देखते हैं रक्त का रंग लाल होता है। तो लिख लें, पहली हेडिंग डाल लीजिए एनाइमा। एनाइमा इस वर्ग के अंतर्गत, एनाइमा इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे बहुकोशिकीय जंतु आते हैं, ऐसे बहुकोशिकीय जंतु आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे बहुकोशिकीय जंतु आते हैं जिनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है, जिनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है, लाल नहीं होता है। लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख ले, जैसे आकशेरुक यानी इनवर्टिब्रेट्स। आकशेरुक, इसी को क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। आकशेरुक ब्रैकेट में लिख सकते हैं मोलस्का। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आकशेरुक। आकशेरुक किन्हें कहते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, बैकबोन नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यानी ये पूछ सकते हैं इनवर्टिब्रेट को रखा गया किसके अंतर्गत? एनाइमा के अंतर्गत। और जितने वर्टिब्रेट यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो उनके रक्त का रंग लाल होता है, और किसके अंतर्गत रखा गया है? इनैमा। और जैसे मनुष्य है तो किसके अंतर्गत? इनैमा। तो अगली हेडिंग डाल सकते हैं इनैमा।
हाँ, अभी हम एक वर्गीकरण और पढ़ते हैं जंतुओं का अलग से, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा क्या है। तो जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तिलचट्टा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, है ना, चींटी, भर्र, ततैया, सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, है ना। मोलस्का में घोंघा, है ना, सीपी, शंखनुमा रचना होती है और अंदर हम देखते हैं मांसल जीव होता है, वो तो घोंघा, तो इसमें आ जाते हैं मोलस्का। आपने देखा होगा रेत में पानी के आसपास पाए जाते हैं, नदी के किनारे, तो ये होते हैं मोलस्का। ठीक है, तो इनेइमा इसमें लिख लीजिए, इस वर्ग के अंतर्गत, हाँ लिखना है इस वर्ग के अंतर्गत, इनेइमा में इस वर्ग के अंतर्गत वे जंतु आते हैं, इस वर्ग के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जिनके रक्त का रंग लाल होता है, जिनके रक्त का रंग लाल होता है, लाल होता है। ठीक है, लिख लीजिए, जैसे कशेरुक, कशेरुक ये लिख सकते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हैं मत्स्यवर्ग, यानी मछलियां, पिसीज की बात करें मत्स्यवर्ग, ठीक है, एम्फीबियन यानी उभयचर वर्ग, ठीक है, स्तनधारी, ठीक है, मैमेलिया जिसे कहें, पक्षी वर्ग या एबीज जिसे कहें, है ना, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जिसे कहें, ये सब क्या होते हैं, लाल रक्तधारी होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, कशेरुक, कशेरुक। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं मछली है वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, तो मछली में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है यानी वर्टिब्रेट है। मेढक, मेढक की बात करें वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट, तो मेढक में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना, यानी मेढक क्या है, वर्टिब्रेट हो, उभयचर वर्ग में आता है। स्तनधारी, जितने भी जंतुओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मेमरी ग्लैंड पाई जाती हैं। चूहा स्तनधारी है, चूहा क्या है, कशेरुक है। गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पक्षियों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, पक्षी भी क्या हैं, कशेरुक हैं। सरीसृप यानी सर्प की बात करें, कछुआ की बात करें, मगरमच्छ की बात करें, इन सभी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ये सब क्या होते हैं, कशेरुक। ठीक है, बन जाएगा इस प्रकार से, तो पूछ लेते हैं। तो एनेइमा और एनेइमा के अंतर्गत किसने बांट दिया था, तो हम देखते हैं अरस्तु ने। अब हेडिंग डाल सकते हैं, द्विजगत वर्गीकरण, इसको और लिख लें, ठीक है, द्विजगत वर्गीकरण, ठीक है, या टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि द्विजगत वर्गीकरण को किसने दिया था, तो इस पर भी चर्चा की थी कल कि द्विजगत वर्गीकरण को किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। तो लिख लीजिए, तो लिख लें इसमें द्विजगत वर्गीकरण को, द्विजगत वर्गीकरण को वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने, वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने दिखाई दे रहा है सभी को, द्विजगत वर्गीकरण को वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने
अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में प्रस्तुत किया। तो पुस्तक का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। तो द्विजगत वर्गीकरण को वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में प्रस्तुत किया। लिख लीजिए, उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को निम्न दो जगतों में विभाजित किया। ठीक है, निम्न दो जगतों में विभाजित किया। ठीक है, पहला पादप जगत, ठीक है, और दूसरा जंतु जगत, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। ठीक है, तो यदि सरल क्वेश्चन आता है कि जीवों के द्विजगत वर्गीकरण को किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। कौन सी दो जगत? पादप जगत, जंतु जगत। कौन सी पुस्तक? सिस्टेमा नेचुरी। अब यदि डिटेल से आता है तो कल हमने पढ़ा हुआ था कि पादप जगत को किन विशेषताओं के आधार पर रखा था और जंतु जगत को, है ना। तो हेडिंग बना सकते हैं, पादप जगत की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत की विशेषताएं, यानी किन विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि पादप जगत में रखा गया था। पादप जगत की विशेषताएं, ठीक है, जिसमें लिख सकते हैं कुछ पॉइंट नंबर डाल के बिना हेडिंग के। पहले लिख सकते हैं कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, यानी जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है उनको एक ही वर्ग में रख दिया, नाम दिया पादप जगत। ठीक है, दूसरा लिख लें क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति। ठीक है, तीसरा लिख दें स्टार्च का पाया जाना। ठीक है, तीसरा लिख लें स्टार्च का पाया जाना। ठीक है, अगला लिख सकते हैं प्रचलन अंगों का अभाव। ठीक है, प्रचलन अंगों का अभाव। ठीक है, अगला लिख सकते हैं संवेदी अंगों, सेंसरी ऑर्गन। कौन कौन से कहलाते हैं? आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। संवेदी अंगों, उत्सर्जी अंगों। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? ये जितने भी वर्टिब्रेट हैं तो उनमें उत्सर्जी अंग क्या होता है? वृक्क, किडनी। उत्सर्जी अंगों, तंत्र का तंत्र। ठीक है, आदि का अभाव, आदि का अभाव। ठीक है, तो किनको रखा गया पादप जगत में? जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्लोरोफिल पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, लेकिन प्रचलन अंग नहीं पाए जाते हैं। संवेदी अंग, उत्सर्जी अंग, तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं तंत्र का तंत्र पौधों में पाया जाता है, तो पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो जंतु जगत की विशेषताएं हो जाएंगी। तो हेडिंग डाल लीजिए जंतु जगत की विशेषताएं।
जंतु जगत की विशेषताएं। जंतु जगत की विशेषताएं, ठीक है। तो इसमें लिख लें, इसमें पॉइंट बना लें। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, उसमें लिखा था कोशिका भित्ति की उपस्थिति, इसमें लिख दीजिए कोशिका भित्ति का अभाव। कोशिका भित्ति का अभाव, यह नहीं पाया जाना। कोशिका भित्ति का अभाव, कोशिका भित्ति का अभाव, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए क्लोरोफिल का अभाव, यह नहीं पाया जाना। क्लोरोफिल का अभाव, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा, पौधों में जो भोज्य पदार्थ होता है किसके रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में ग्लाइकोजन। तो लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए ग्लाइकोजन का पाया जाना, ग्लाइकोजन का पाया जाना, ग्लाइकोजन का पाया जाना, ठीक है। तो जंतुओं में भोज्य पदार्थ किसके रूप में उपस्थित होते हैं, ग्लाइकोजन। ये जंतुओं में पाई जाने वाली शर्करा ग्लाइकोजन, पौधों में पाई जाने वाली शर्करा स्टार्च। अब चाहे स्टार्च की बात करें चाहे ग्लाइकोजन की बात करें, दोनों क्या है, पॉलीसेकेराइड, है ना। अब लिख लें अगला। अब जो इनमें लिखे हैं जो पॉइंट नहीं पाया जाना, इनमें लिख लेना है पाया जाना। तो अगला पॉइंट लिख लें, प्रचलन अंगों का पाया जाना। जितने भी जंतु होते हैं तो चलने के लिए अंग पाए जाते हैं, प्रचलन अंगों का पाया जाना, ठीक है। अगला लिख लें संवेदी अंगों, उत्सर्जी अंग, तंत्र का तंत्र आदि का पाया जाना, आदि का पाया जाना। ठीक है, तो हमें लिखना आज इतना ही है, ठीक है। अब इसमें जिसको भी समझ में ना आ रहा हो बता सकता है, क्योंकि कल हमने अच्छी तरह से समझ भी लिया था, इस प्रकार से हमने नोट्स भी आज तैयार कर लिए। तो कोशिश है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, इतने में से बनेगा। अब किसी को कोई डाउट हो किसी प्रकार का तो पूछ सकता है। क्वेश्चनों पर भी चर्चा हुई थी कि कैसे पूछ सकते हैं इस टॉपिक से, है ना। सरल आएंगे तो इस प्रकार से, है ना। इन्हीं को व्यवस्थित करने के लिए पूछ लेंगे कि इनका सही क्रम बताइए, व्यवस्थित क्रम बताइए। तो हम देखते हैं, हमको इसको याद करना पड़ेगा क्रम से, है ना। जाति, तो हम देखते हैं वंश की बात होगी तो एक से अधिक जातियाँ होंगी, कुल की बात होगी तो एक से अधिक वंश होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं वरीयता के क्रम में, है ना। अब मान लो उन्होंने 4 ही ऑप्शन दे दिए, है ना, ये ऊपर के 4 दे दिए, इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो फिर हमें क्रम से कौन हो जाएगी, गण हो जाएगी, है ना। ये 2 ऑप्शन में पूछ लिया तो सबसे बड़ी फिर जगत है और ये है ना। अब मान लो हम इसको याद करके गए और इन 4 को दे दिया और पूछ लिया कि कौन सी बड़ी या छोटी है, तो हमें क्रम जब तक याद नहीं होगा जब तक इनको नहीं कर सकते, है ना। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जाति को लिखते हैं, फिर वंश को, फिर कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, है ना। तो इस प्रकार से क्रम याद कर लेंगे। सरीसृप, सरीसृप की बात करते हैं, रेप्टाइल्स और रेंगने वाले, है ना, सरक कर चलने वाले, इनको हम जंतुओं के वर्गीकरण में अलग से पढ़ेंगे सरीसृप को, है ना। हाँ, जो हमने लिखी हैं, जैसे मत्स्य वर्ग लिखा तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे, एम्फीबियन को अलग से पढ़ेंगे, रेप्टिलिया को अलग से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन ये जब पढ़ेंगे थोड़ी कठिन है ये वाला वर्गीकरण, तो पहले सरल से कठिन की ओर जाना है। अब जैसे हमने इसको पढ़ा थोड़ा सरल लगा, अब जब इनको पढ़ा थोड़ा कठिन लगा, अब जब 5 जगत वर्गीकरण को पढ़ेंगे तो और थोड़ा कठिन लगेगा। फिर जब 5 जगत वर्गीकरण के बाद पढ़ेंगे, फिर हम देखते हैं कोई और टॉपिक, फिर इसके बाद फिर हम 5 जगत वर्गीकरण के बाद अगला पढ़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से तो कोशिश करो कि जितना भी पढ़ा रहे हैं तो डेली बढ़िया पढ़ के आना है ना। और जो ना बने तो बेहतरीन पूछ सकते हो, टिक कर लिया जाता है उसको। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं।